हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। जितनी भी इंपॉर्टेंट 10 न्यूज़ हैं वो हम लोग यहाँ पर फटाफट एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ओके। सो पहली न्यूज़ यहाँ पर जो है जो वो डिस्कस करने वाली है, एक वायरल डिजीज से रिलेटेड है। राइट। हुआ क्या है, डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता है, जिसे फॉर्म किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जेनेवा में। एट प्रेजेंट इसके हेड आपको देखने मिलेंगे डॉक्टर टेड्रोस। ये जो हेपेटाइटिस डी है, ये कार्सियोजेनिक डिक्लेयर किया गया है कि ये जो हेपेटाइटिस डी वाला वायरस है, ये कार्सियोजेनिक है। ऐसा डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया है। अब ये कार्सियोजेनिक होता क्या है? सबसे पहली बात कि जो हेपेटाइटिस है, ये हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा कॉज होता है। साथ ही ये जो हेपेटाइटिस डी है, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है कि ये डेंजरस हो सकता है और कैंसर का रूप ले सकता है, जिससे हमें क्या हो सकता है, लिवर का कैंसर हो सकता है। इसी को कार्सियोजेनिक कहा जाता है। साथ ही अभी फिलहाल के लिए हेपेटाइटिस बी का एज सच कोई वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है, वही पेशेंट को दिया जाता है हेपेटाइटिस डी वाले को भी। ये फैलता कैसे है? तो फैलता है निडल से। मान लो किसी पर्सन को जिसको हेपेटाइटिस डी हुआ है, उसकी यूज की गई सिरिंज या निडल दूसरा पर्सन भी यूज कर ले जिसको नहीं है, उससे फैलेगा। ब्लड डोनेशन से फैलेगा, रिलेशनशिप बनाने से फैलेगा। ये सारे कॉजेज हैं जिससे हेपेटाइटिस डी स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस डे की बात की जाए तो कब सेलिब्रेट करते हैं? हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। एंड इसके बहुत सारे वेरिएंट हैं, ए बी सी डी। बचपन में आप सभी को याद होगा कि वैक्सीन लगाई जाती थी ना हेपेटाइटिस वाली। और सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो है हेपेटाइटिस बी वाला वेरिएंट। टीबी। टीबी किस प्रकार का डिजीज है? तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल नहीं है। और अभी हाल ही में 5 अगस्त आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का यूटी डे हमने सेलिब्रेट किया। 2019 में इसे एज अ यूटी अनाउंस किया गया था कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को। तो ये इस न्यूज से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि हेपेटाइटिस डी को डब्ल्यूएचओ ने कार्सियोजेनिक डिक्लेयर किया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूज। हाल ही में मोल्डोवा बन चुका है 107th नंबर का मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सबसे पहली बात, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में बनाया गया था। इंडिया और फ्रांस इसके फाउंडिंग मेंबर है। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एकमात्र ये ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको इंडिया में देखने मिलेगा। COP21 की बैठक हुई थी पेरिस में, जब ये बनाने की बात कही गई थी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा कुछ बनाया जाए। एट प्रेजेंट पहले इसके डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हुआ करते थे और एट प्रेजेंट इसके डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना। टेन्योर कितना होता है जो इसके डायरेक्टर जनरल बनते हैं? 4 साल का टेन्योर होता है और इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। मेन थीम क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की? तो मेन थीम है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ तक अर्थ पे अगर आप देखो, तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक की जितनी भी कंट्रीज है जहाँ पे, जो कि ट्रॉपिकल रीजन है और जहाँ पर सनरेज डायरेक्टली टुवर्ड्स मतलब वर्टिकली फॉल होता है, उन सारे रीजन में फोकस किया गया है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल का यूज करके प्रोड्यूस करें एक सस्टेनेबल वे में। साथ ही ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस में लॉन्च किया गया था। फ्रांस के वेम्बले स्टेडियम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाने की बात कही गई थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो दिल्ली में अभी इसकी हाल ही में बैठक की गई और यहीं पर अनाउंसमेंट हुआ कि 107th नंबर का मेंबर बनने जा रहा है मोल्डोवा, जो कि कंट्री है। टोटल 120 सिग्नेटरीज हैं इसके एट प्रेजेंट जिन्होंने साइन किया हुआ है। 104 नंबर की कंट्री अर्मेनिया बनी थी और 107 नंबर की कंट्री बन चुकी है मोल्डोवा। याद रखना कि साइन करने वाले जो कंट्रीज हैं वो अलग हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पर इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है वो अलग है। ठीक है, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। एकमात्र ऐसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको इंडिया में देखने मिलेगा। बढ़ते अगली न्यूज के साथ, जो कि अगेन एक बैठक से जुड़ी हुई है। 30th सेशन बैठक हुई इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की। तो ये जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, सीबेड आप सभी को पता है,
सीबेड मतलब ओशन का, सी का जो बेस है उसमें क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स, एक्वेटिक लाइफ हमें मिलती है। उसे किस तरीके से सेव करना है, उसकी स्टडी किस तरीके से की जानी चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। साथ ही क्या-क्या चीजें यहाँ पर होंगी, कैसे होंगी, वो सब का सब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ही डिक्लेयर करता है, डिसाइड करता है। ये जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, इसे फॉर्म किया गया था 1982 में और 1994 से ये लगातार काम करते आ रहा है। 30th सेशन अभी हाल ही में इसकी जो मीटिंग है कहाँ पर कंडक्ट की गई? जमैका में। जमैका जो कि आप सभी को देखने मिलेगा सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन में, ये एक कंट्री है जहां से क्रिस गेल बिलोंग करते हैं, राइट? बहुत ही फेमस खिलाड़ी, क्रिकेट लवर्स जानते होंगे। और जमैका की कैपिटल है किंगस्टन। टोटल इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में अगर कंट्रीज की बात करो, नंबर ऑफ कंट्रीज, 167 कंट्रीज एट प्रेजेंट इसका पार्ट है। इंडिया इज आल्सो इट्स पार्ट। एंड इंटरनेशनल सीबेड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहीं पे जब बैठक हुई तो यही अनाउंस किया गया कि 1 नवंबर अब सेलिब्रेट किया जाएगा एज इंटरनेशनल सीबेड डे। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ना बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ़्स, मेराइन लाइफ़ हमें पाई देखने मिलती है सी बेड में, तो उनकी स्टडी भी करना ज़रूरी है, राइट? इसीलिए ये बैठक हुई है। अगली न्यूज़ जुड़ी हुई है लोकसभा के साथ। लोकसभा ने अभी हाल ही में एक बिल को पेश किया है जिसमें बोला गया है कि गोवा की जो विधानसभा है, गोवा की जो स्टेट असेंबली है, वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो रेशियो था, उसे रीएडजस्ट किया जाना चाहिए। तो जो गोवा है, गोवा के कोस्ट को हम लोग कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको एक पोर्ट देखने मिलेगा दैट इज मोर्मुगुआ पोर्ट। जौरी, मांडोवी नाम की नदियां यहाँ से होकर के बहती हैं एंड गोवा वाज द प्लेस जहाँ पर पोर्तुगीज रूल किया करते थे वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री। अभी हाल ही में लोकसभा का कौन सा सेशन चल रहा था? मॉनसून सेशन। 3 सेशन होते हैं टोटल, बजट सेशन, मॉनसून और विंटर। तो अभी मॉनसून वाला सेशन चल रहा था जहां पर एक बिल रिप्रेजेंट किया गया जिसमें ये बोला गया कि एससी और एसटी की जो पॉपुलेशन है गोवा के विधानसभा में, वहां पे सीट रिजर्व होती है। तो सीट रिजर्व होती है तो अब उसे बढ़ा दिया जाना चाहिए। गोवा की जो स्टेट असेंबली है उसमें आपको 40 मेंबर देखने मिलेंगे जहां पर एससी की 1 सीट और एसटी की 0 सीट अब तक थी। ये लोग फॉलो कर रहे थे 2001 का सेंसस जिसके हिसाब से ये सीट यहाँ पर अलोकेशन हुआ था। तो क्या तब से लेकर अब तक 2025 चल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ी नहीं होगी? डेफिनेटली बढ़ी होगी। इसीलिए अब बोला ये गया है इस बिल के थ्रू कि अब गोवा को सेंसस 2011 का डेटा यूज किया करना चाहिए और जो नंबर ऑफ सीट्स है एससी और एसटी के एलोकेशन में उसे बढ़ाना चाहिए, राइट? तो नंबर ऑफ सीट्स चेंज होंगे तो फिर से ये एक बार न्यूज में आएगा तो फर्दर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। मिनिस्टर ऑफ लॉ एट प्रेजेंट कौन है लोकसभा में? तो अर्जुन राम मेघवाल जी मिनिस्टर ऑफ लॉ, इन्हीं के पास है मंत्रालय, ये काम करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि गोवा की विधानसभा में सीट एट प्रेजेंट कितने हैं? 40 हैं। एससी को अब तक 1 सीट और एसटी को एक भी नहीं सीट एलोकेटेड है। ये लोग कौन सा सेंसस फॉलो कर रहे हैं? सेंसस 2001 का फॉलो कर रहे हैं। कौन सा फॉलो करने की बात बोली गई है? 2011 का डेटा। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूज। ये देख के आपको इमेज समझ में आ रहा होगा ये कहाँ का है? सारनाथ। यूनेस्को। यूनेस्को की बात करी जाए तो इसे फॉर्म किया गया था लंदन में 1945 में। एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी हेड आपको देखने मिलेंगी ऑड्रे ऑजोले। यूनेस्को की लिस्ट में इंडिया की तरफ से टोटल 44 साइट्स जिसे शामिल किया गया है। लेटेस्ट वाली कौन है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्रेजेंट मराठास के द्वारा बनाया गया किला। 11 किले महाराष्ट्र के थे और एक तमिलनाडु का था जिसे यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड किया गया। अब क्या बात कही जा रही है? अब ये बोला जा रहा है कि सारनाथ जो कि एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट प्लेस है, उसे भी इंक्लूड कर दिया जाना चाहिए यूनेस्को की हेरिटेज साइट वाली लिस्ट में। सारनाथ को नॉमिनेट फिलहाल के लिए कर दिया गया है 2025-26 में। किसके द्वारा ये अनाउंसमेंट हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो कि है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास। सारनाथ को हम लोग लायन कैपिटल ऑफ अशोका के नाम से भी जानते हैं। सारनाथ वही जगह है जहां पर गौतम बुद्धा ने अपना पहला स्पीच दिया था। चाइनीज स्कॉलर्स की अगर हम बात करें तो फायान ज्वेन जैंग, ये लोग ऐसे एक ट्रेवलर रहे हैं जिन्होंने सारनाथ को विजिट किया है। गौतम बुद्धा की बात की जाए तो गौतम बुद्धा के बर्थ का सिंबल है लोटस और इनके डेथ का सिंबल है स्तूपा। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जो कि हर 100 सालों में कंडक्ट की जाती थी आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा।
पहली राजगीर में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर में। यहाँ पे थोड़ी और डिटेलिंग में मैंने इसको मेंशन किया है। जब पहली वाली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो उस टाइम पर हेड थे महाकश्यप। ये राजगीर में हुआ एट द रेन ऑफ अजात शत्रु। सेकेंड वाली बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई तो इस टाइम पर हेड थे सबाकामी। ये वैशाली में हुई अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कालाशोक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जिस टाइम पर हेड थे मोगालीपुट्टा तीसा और ये हुआ पाटलिपुत्र में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोका। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जिसके हेड थे वसुमित्र, ये कश्मीर में हुआ अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिष्का। तो ये टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं जो कि काफी फेमस हैं और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी तो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए ये काउंसिल्स हर 100 सालों के इंटरवल पर कंडक्ट कराए गए सो दैट बुद्धिज्म को और ज्यादा ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड किया जा सके। चारों काउंसिल को अगर आपको याद करने का ट्रिक चाहिए तो एक एक करके आप याद कर सकते हो। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इन चारों के रेन में ये चारों काउंसिल्स हुई हैं। अगली न्यूज जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है 105 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर जो कि वाधवान पोर्ट को समृद्धि एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। नाउ वाधवान पोर्ट ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पता होगा। ये वाधवान पोर्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करने का काम कर रहा है समृद्धि एक्सप्रेसवे से, ताकि जो भी वहां से ट्रक्स वगैरह हैं सामान को लोड करे डायरेक्टली पोर्ट से एक्सप्रेसवे के थ्रू, ये लोग जहां पे भी इनको डिलीवर करना है वहां पे डिलीवर करें। इंडिया एक प्रोजेक्ट चलाता है, आप सभी को याद होगा, सागरमाला प्रोजेक्ट, जो कि कनेक्ट करने का काम करता है सारे पोर्ट्स को एक्सप्रेसवे से। ये टोटल कितने किलोमीटर का है? 105 किलोमीटर लंबा फ्रेट कॉरिडोर है जहां पर आराम से ट्रक्स वगैरह जा सकती हैं और लॉजिस्टिक सर्विस को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। इसी वजह से ये स्टेप लिया गया है। वाटरवेज का यूज किया जाएगा फॉर द ट्रेड। टोटल 6 वाटरवेज हैं एट प्रेजेंट अपने इंडिया में जो कि यूज किए जाते हैं। इन सब को एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिनमें से पहला स्टेप ले लिया गया है और महाराष्ट्र की कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया। आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस जी। महाराष्ट्र के अभी गवर्नर भी जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, राइट। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ विच इज रिलेटेड टू अ डे और उस डे का नाम है हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। कब मनाया गया? 7th ऑफ अगस्त को। 7th ऑफ अगस्त 1905 का वो टाइम था जब इंडिया में लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें भारत में डेवलप की गई चीजों को यानी कि इंडिजिनस गुड्स को ज्यादा प्रमोट किया गया था। इसका सेलिब्रेशन दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा किया गया। पीएम मित्र स्कीम आप सभी को याद होगा, ये टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात कही गई है। और इस टाइम नेशनल हैंडलूम डे का इस बार यानी कि 2025 में 11th एडिशन सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या रखी गई? वीविंग द फ्यूचर। तो थीम इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ इसका? दिल्ली में। किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सब याद रखना। एक और डे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे दैट इज नेशनल जेवलाइन डे, ये भी सेलिब्रेट करवा लेते हैं। 7th ऑफ अगस्त 2021 की बात है जब टोक्यो में ओलंपिक्स कंडक्ट हो रहे थे। उस टाइम पर नीरज चोपड़ा जिनका नाम जेवलाइन थ्रो से जुड़ा हुआ है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और एकमात्र ये उस टाइम पर ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक पे गोल्ड, उस टाइम के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। 2020 का ओलंपिक्स था बट कोविड के चलते ये पोस्टपोन होकर के 2021 में हुआ था। टोक्यो विच इज कैपिटल ऑफ जापान, वहां पे ये कंडक्ट किया गया था। और नीरज चोपड़ा ने कितना थ्रो किया था उस टाइम पर? 87.58 मीटर का। तभी ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब हर साल 7th ऑफ अगस्त सेलिब्रेट किया जाएगा एज नेशनल जेवलाइन डे के रूप में, ताकि हम इसको याद करें। बेस्ट परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा की अब रही है 90 मीटर। इन्होंने 90 मीटर का भी अभी थ्रो किया था हाल ही में। अगली न्यूज अगेन स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। वर्ल्ड गेम 2025 का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। कहाँ पर? चेंगडू चाइना में। 7 अगस्त से लेके टोटल 17 अगस्त तक इसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। 2022 में लास्ट एडिशन खेला गया था इसका। कहाँ पर? अलबामा नाम की जगह में। 2021 में होना था बट कोविड के चलते इसको पोस्टपोन करके 2022 में कंडक्ट किया गया। टोटल 34 स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से 17 मेंबर की टीम ने पार्टिसिपेट किया है। पहली बार इंडिया ने 1981 में वर्ल्ड गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। इस बार इंडिया ने टोटल 5 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया है। बिलार्ड्स, आर्चरी, वुशु, रोलर स्केटिंग, ये वो स्पोर्ट्स हैं जिनमें इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है।
तो याद रखना कहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, लास्ट कब हुआ, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से, कितने स्पोर्ट्स में। अगली न्यूज़ व्हिच इज़ रिलेटेड टू एन इंडेक्स जो कि है मोबिलिटी इंडेक्स। इसे रिलीज़ किया गया है नीति आयोग के द्वारा और बेसिकली इसमें ये बात की जाएगी कि कितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सस्टेनेबल वे में और एनवायरनमेंट को सेव करने का काम कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से इसमें इस लिस्ट में नंबर 1 पे आया है दिल्ली बिकॉज़ दिल्ली इज़ डूइंग वेल इन ई-व्हीकल्स, राइट? तो इसलिए मोबिलिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, किसके द्वारा रिलीज़ हुआ है? तो नीति आयोग, ये याद रखना है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ करंट अफेयर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में।